कहानी की शुरुआत। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक गाड़ी से, जो कि एक घर के सामने आके रुकती है। उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक जो लेडी है वो बाहर निकलती है। बाहर निकल कर वो लेडी आती है अपने घर में, और घर में आकर वो एक नौकर से पूछती है कि सुनो। तो नौकर बोलता है जी मैम। तो जो लेडी है वो नौकर से कहती है कि हिना कहाँ है। तो नौकर कहता है मैम वो हिना मैम तो अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो ये सुनकर वो लेडी कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाओ खाने की तैयारी करो। तो जो नौकर है वहाँ से चला जाता है, और जो लेडी है वो अपना फ़ोन निकाल कर उसमें से हिना का नंबर देखती है और फिर उसे कॉल करती है। जैसे वो उसे कॉल करती है, हिना के पास कॉल जाता है। हिना उस वक्त ड्राइव कर रही थी, तो गाड़ी में जैसे उसका फ़ोन बजता है, हिना अपनी गाड़ी साइड में रोकती है और कॉल रिसीव करके कहती है हेलो। तो सामने से जो लेडी है वो कहती है हिना कहाँ पे हो तुम, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। तो हिना बोलती है अम्मी वो हम एक्चुअली शिवी के पास जा रहे थे। तो बोलती शिवी के पास जा रही थी, तुम्हें पता है वक्त क्या हो रहा है, घर वापस आओ। तो बोलती अम्मी हम शिवी से मिलकर आते हैं ना। तो बोलती शिवी से बाद में मिल लेना। तो बोलती अम्मी प्लीज़ ना, थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर हम आ जाएंगे ना शिवी से मिल के। तो उसकी मम्मी जो है वो गुस्से में कहती है हिना तुम हमारी कोई बात नहीं मानती हो। तो हिना बोलती है अम्मी प्लीज़ थोड़ी देर की बात है, बस हम आ रहे हैं, बस ये कि 2 घंटे लगेंगे, ठीक है ना, आ रहे हैं हम, आप प्लीज़ नाराज़ ना होइए। तो ऐसा कह के जो हिना है ना वो कॉल कट कर देती है। और उसका कॉल कट होते ही जो उसकी अम्मी है वो कहती है लड़की ना बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनती है। खैर जो हिना है वो कॉल कट करके जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है ना, तभी उसकी नज़र जो है वो गाड़ी से जाती है एक लड़की पर, जिसकी पीठ उसे दिख रही थी। उस लड़की ने एक वाइट कलर का सूट, बाल उसके खुले हुए, हालांकि उसे उसका चेहरा तो नहीं दिखता, पर लड़की पीछे से देखने में उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हिना देखती है कि वो लड़की जो है वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रही है। उस लड़की को देखकर पता नहीं हिना को क्या होता है कि वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और गाड़ी से निकलकर उस लड़की के पीछे पीछे जाती है। और मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही हिना देखती है कि वो लड़की ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुकी है। तभी एकदम से जो एक दादी होती है ना वो साइड से चली आ रही थी और वो उस लड़की से टकरा जाती है। बट इससे पहले कि वो दादी नीचे सीढ़ियों पर गिरे, जो लड़की है वो दादी को संभाल लेती है। वो दादी बहुत ज़्यादा हल्की सी आवाज़ में कहती है अरे बेटा तुम्हारा भगवान भला करे, तुमने तो मुझे गिरने से बचा लिया, अगर मैं यहाँ से गिर जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो लड़की बोलती कोई बात नहीं, आप ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं। तो दादी बोलती नहीं बच्चा मुझे नहीं लगी, तू बहुत प्यारी है, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तो ऐसा कहते हुए दादी है ना वो प्यार से उस लड़की के सर पे हाथ फेरती है। तो वो लड़की जो है वो स्माइल करती है और उसकी स्माइल करते ही नीचे पहली सीढ़ी पर खड़ी हुई हिना जो है उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो स्माइल कर ही रही होती है ना, तभी जो लड़की है वो मंदिर की तरफ यानी कि अंदर चली जाती है। और उसको ऐसा ज़्यादा देखकर जो हिना है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है मुस्कुराते हुए। उसे एक एक्साइटमेंट होती है उस लड़की से मिलने की, उसे देखने की। लेकिन ऊपर जाते ही उसे वो लड़की कहीं नज़र नहीं आती, बिकॉज़ मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ तो मतलब ये था कि शाम का वक्त था और आरती हो रही थी, और उस आरती के बीच में इतने सारे लोगों के बीच में उसे उस लड़की का कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कौन है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो भी थी वहाँ पर औरतें थी, सब ने अपने सर पे दुपट्टा ले रखा था। हिना भी उस आरती में शामिल हो जाती है और अपने हाथों को जोड़ लेती है। कहने को तो हिना मुस्लिम थी, बट वो सभी धर्मों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, इसीलिए वो आरती में शामिल हो जाती है। लेकिन आरती के साथ साथ उसकी निगाहें जो थी वो उस लड़की को ढूंढ रही थी। हिना चारों तरफ नज़र दौड़ाती और तभी एकदम से उसे वो लड़की नज़र आ जाती है, पर सर पर दुपट्टा होने की वजह से हिना को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता, बस पीठ दिखाई देती है। जिसे देखकर हिना कोशिश तो करती है इधर उधर झांकने की, कहीं उसे उसका चेहरा दिख जाए, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। और तभी जो आरती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आरती ख़त्म होते ही जो पंडित जी हैं जोर का जयकारा लगवाते हैं। सभी लोग जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाने लग जाते हैं माता के। और जब पंडित जी प्रसाद बांटते हैं तो उस प्रसाद को लेकर लोग जो हैं वो इधर उधर होने लग जाते हैं। और इस भीड़ में जो लड़की है वो हिना की आंखों से ओझल हो जाती है। तभी जो पंडित जी हैं वो हिना के पास आते हैं, उसे प्रसाद देते हैं। तो हिना प्रसाद लेती है, उसको माथे से लगाती है, और उसको माथे से लगाते ही एकदम से वो नज़र दौड़ाती है।
उस लड़की पर। उस लड़की कहीं नज़र नहीं आती, तो हिना चारों तरफ भागते हुए देखती है और तभी एकदम से उसे वो जो लड़की है वो नीचे सीढ़ियों पर नज़र आती है। तो उस लड़की को देखकर हिना जो है वो उसके पीछे भागती है, और लेकिन उस लड़की के पास पहुंचने से पहले ही वो लड़की जो है वो एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। पर जो हिना है वो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक पायल पर, जो कि उस लड़की के पैर से गिर गई थी। उस पायल को देखकर हिना जल्दी से उस पायल को उठाती है और फिर उस गाड़ी को जाते हुए देखकर कहती है, ये तो इसकी पायल रह गई और हम तो उसको अच्छे से देख भी नहीं पाए, वो दिखती कैसी है, अब इस पायल का क्या करें हम। तो ऐसा सोचते हुए जो हिना है ना वो उस पायल को अपनी जेब में डालकर फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फ्रेंड के यहाँ शिवी के यहाँ निकल जाती है। और शिवी के घर जाकर जैसे वो बेल बजाती है, शिवी दरवाज़ा खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आइए जनाब, आप ही का इंतज़ार था हमें। तो हिना हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, आप हमारा इंतज़ार कर रही थी। शिवी बोलती है, बिल्कुल, आइए आइए, तशरीफ़ रखिए। तो इन्हें मुस्कुराते हुए उसके सोफ़े पे जाके बैठ जाती है और फिर शिवी जो है वो दरवाज़ा बंद कर वो भी हिना के पास आती है और बहुत गौर से उसके चेहरे को देखती है। तो हिना भी इस चीज़ को नोटिस करती है, उससे बोलती है, क्या हुआ, हमें ऐसे क्यों देख रही हो। तो शिवी बोलती है, देख रही हूँ कि आज चेहरे पर नूर कुछ और ही है। तो बोलती है, क्या मतलब। तो बोलती है, मतलब ये है कि कुछ अलग ही चमक नज़र आ रही है मुझे आपके चेहरे पर। क्या बात है, कुछ ख़ास देख लिया क्या आज। तो हिना बोलती है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है, नहीं नहीं बच्चू, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पक्का तूने आज किसी खूबसूरत सी लड़की को देखा है, तभी तेरा ऐसा चेहरा खिला खिला है ना, बोल बोल बोल। तो हिना जो है वो स्माइल करते हुए कहती है, हाँ। तो वो कहती है, देखा, मुझे पता था, जब भी तू किसी खूबसूरत लड़की को देखती ना तेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती है। बता कौन है वो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्या। तो हिना बोलती है, हम कैसे बताएं कि वो खूबसूरत है या नहीं, वैसे जहाँ तक हमें लगता है खूबसूरत तो वो होगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। तो बोलती है, क्या मतलब। तो हिना जो है वो शिवी को सारी बात बता देती है। तो शिवी बोलती है, अच्छा जी, लड़की के पीछे पीछे भी भाग ली और उसका चेहरा तक नहीं देखा, भाई ये तो कमाल है, आपके भी क्या कहने। तो बोलती है, अच्छा ठीक है ना, हमारी क्या गलती है इसमें, हमने कोशिश तो की थी ना उसका चेहरा देखने की, अब नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए। तो शिवी बोलती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, और बता कैसे हाल चाल। तो हिना बोलती है, क्या हाल चाल, हमारा तो जीना हराम हो रखा है। तो बोलती है, क्यों। तो बोलती है, अम्मी यार, तुझे पता है ना अम्मी का क्या हाल है, शांति से बैठने नहीं देती हैं, जब देखो शादी 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 शादी, शादी के पीछे पड़ी रहती हैं, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। हम पक गए हैं उनकी बात सुन सुन के। तो शिवी बोलती है, तो वो भी क्या करें, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की शादी हो, तो वो भी चाहती है, तो उसमें क्या बुराई है। तो बोलती है, बुराई कुछ नहीं है, पर तुम जानती हो ना कि हम अब शादी नहीं करना चाहते। तो शिवी बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मैडम आप शादी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अगर शादी कर ली तो आप एक बंधन में बन जाएंगी, आपके ऊपर रोक टोक करने वाली कोई आ जाएगी, जो कि आप चाहती नहीं है। आपको चाहिए एक आज़ादी वाली लाइफ, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, मज़े करना। लेकिन मोहतरमा, ये फ्लर्ट, ये मौज मस्ती सारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। मैं तो कहती हूँ अपनी अम्मी की बात मानो और किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। तो जो हिना है वो शिवी की तरफ घूरते हुए देखती है, कहती, क्या यार, हम यहाँ पर भाग के आए हैं कि ताकि तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी सी मूड फ्रेश कर सकें, और तुम ही वही बातें करने लग गई जैसे अम्मी करती हैं। तो शिवी बोलती है, अरे अरे अरे, भड़कना बंद करो, शांत हो जाओ, मैं तो बस तुम्हें सजेशन दे रही थी। तो हिना बोलती है, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सजेशन, रहने दो यार, जा रहे हैं हम यहाँ से। तो ऐसा बोल के जैसे हिना जाने लगती है, शिवी उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है, कहाँ जा रही है। तो बोलती, घर जा रहे हैं, घर पे भी यही बातें सुननी है, तुम्हारे पास भी यही बातें सुननी है, कहीं भी चले जाओ सुकून ही नहीं है। तो शिवी बोलती है, अरे तू नाराज़ क्यों हो रही है, बैठ जाना थोड़ी देर। तो बोलती है, नहीं बैठना है, जा रहे हैं हम घर। तो ऐसा बोल के जो हिना है वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो पहुँच जाती है अपने घर। और वहाँ जाते ही उसकी नज़र पड़ती है अपनी अम्मी पर। तो अम्मी को देखते ही कहती है, अम्मी। तो हिना की अम्मी कहती है, आ गई तू, चलो खाना खा लेते हैं। तो हिना जो अपनी अम्मी की ओर देख कर कहती है, जी। और फिर ये दोनों जो है वो खाना खाने जाते हैं। तो जब दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं
तो उस वक्त जो अम्मी है ना, वो हिना से कहती है, हिना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हिना बोलती है, अम्मी हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते, फ़िलहाल हमें बहुत नींद आ रही है, हमारा खाना हो गया, हम अपने रूम में जा रहे हैं। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना, वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसको जाता देखकर जो उसकी अम्मी है, फिर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। तो यही कोई 2-3 घंटे बीत जाते हैं। हिना अपने रूम में अपने कपड़ों को, यानी कि जो उसने शाम को पहने होते हैं, उनको उठाकर साइड में रख रही होती है। तभी एकदम से जो उसके कपड़ों में से ना जो पायल है उस लड़की की, वो गिर जाती है। उस पायल के गिरते ही उसकी आवाज़ सुनकर हिना ज़मीन पर देखती है और फिर उस पायल को उठाकर उसे एकदम से उस लड़की का ख्याल आ जाता है। उसके बारे में सोचते ही हिना के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, उसका मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। और उसके स्माइल करते ही एकदम से जो उसकी अम्मी है ना, वो उसके रूम में आ जाती है और कहती है, हिना क्या कर रही हो। तो हिना जैसे ही अपनी अम्मी को देखती है, वो उस पायल को छुपा लेती है और छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं अम्मी, बस हम थोड़ी देर में सोने ही वाले थे। तो उसकी अम्मी बोलती है और फिर उसके पास आती है, उससे बोलती है, हिना मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हिना बोलती है, अम्मी हम कल बात करते हैं ना इस बारे में, फ़िलहाल हमें बहुत नींद आ रही है। तो उसकी अम्मी बोलती है, नहीं मुझे बात अभी करनी है, और मुझे पता है कि तुम जानबूझकर बातों को टाल रही हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो हिना अपनी अम्मी की ओर देखती कहती है, अम्मी आप एक ही बात के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तो बोलते, तो क्या करें, सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसे ही देखते रहें। हिना बड़े हो गए हो, शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए। तो बोलती है, अम्मी फिर से शादी। तो बोलती, हाँ फिर से शादी, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा देती ना, मैं सुकून की सांस नहीं लूँगी। तो हिना बोलती है, अम्मी क्या आपको क्या मिल जाएगा हमारी शादी करा के। तो उसकी अम्मी बोलती है, सुकून मिल जाएगा। तो हिना बोलती है, अच्छा तो आपके कहने का मतलब है कि हम आपका सुकून छीनते हैं, हाँ आप ये कहना चाहती हैं। तो अम्मी बोलती है, नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बाद कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, कोई तुम्हारी परवाह कर सके, तुम्हारा हाथ थाम कर सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ निभा सके, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तो हिना बोलती है, अम्मी हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, और रही बात पार्टनर की, तो हम अपने लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ लेंगे ना। तो उसकी अम्मी बोलती है, मुझे पता है तू कैसा पार्टनर ढूंढेगी, तो कोई पार्टनर वार्टनर नहीं ढूंढने वाली, तो सारी ज़िंदगी बस टाइम पास करने वाली है लड़कियों के साथ। आज ये लड़की, कल वो लड़की, तीसरे दिन तीसरी लड़की, कभी एक लड़की पे तो टिकती नहीं है। तो बोलती है, अम्मी तो अम्मी बोलती है, कुछ अम्मी अम्मी नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में, इसलिए चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, और तुम्हें शादी मेरी पसंद से करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देखी हैं, जिनमें से मुझे कुछ लड़कियां पसंद भी हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलवा दूँगी, उनमें से कोई लड़की तुम्हें पसंद आ जाए तो बता देना। तो ऐसा बोल के जैसी अम्मी वहाँ से जाने लगती है ना, तभी एकदम से हिना कहती है, अम्मी हम शादी नहीं करेंगे। तो उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी पलटती है, उससे बोलती है, देखो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वो भी मेरी पसंद से। हिना हमने बचपन से तुम्हारी किसी भी बात को इनकार नहीं किया है, तुमने जो मांगा जैसे कहा हमने किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को हमने पूरा किया। यहाँ तक कि बड़े होने के बाद जब तुमने हमें ये बात बताई कि तुम्हें लड़के से शादी नहीं करनी, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, हमने फिर भी कोई ऐतराज़ नहीं किया, हर बात तुम्हारी मानी। तो क्या तुम हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती। तो हिना बोलती है, अम्मी पर ये छोटी सी बात नहीं है, शादी बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। तो बोलती है, हाँ जानती हूँ बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, और इसीलिए ये फ़ैसला मैं खुद ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर शादी वाला फ़ैसला तुमने लिया ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही करोगी, किसी ऐसी बेकार सी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बना लोगी जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगी, और मैं अपने जीते जी ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए तुम्हें शादी मेरी पसंद की लड़की से करनी पड़ेगी, इस बात को अपने कान में, अपने दिमाग में बिठा लो, समझी तुम। तो ऐसा बोल के जो हिना की अम्मी है ना, वो वहाँ से चली जाती है, और जो हिना है वो गुस्से में उनको जाते हुए देखती है, पर उसके बस में कुछ नहीं होता। और इधर दूसरी तरफ जो सीन होता है, वो शिफ्ट होता है एक दूसरे घर में, जहाँ पर एक लड़की अपने रूम में कुछ ढूंढ रही थी। वो पिलो उठाती है, ब्लैंकेट उठाती है, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, हर जगह वो देखती रहती है, जैसे उसे किसी चीज़ की तलाश थी। वो सब कुछ देखती है, किचन में भी जाके देखती है, पर उसे वो जो उसकी चीज़ होती है वो नहीं मिलती। तभी उस लड़की की जो माँ है उस लड़की के पास आती है और कहती है, कशिश क्या कर रही है। तो जो लड़की है वो कहती है, माँ मेरी पायल नहीं मिल रही है,
मैंने सब जगह ढूंढ ली, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसकी माँ बोलती है क्या, ऐसे कैसे गुम होगी तेरी पायल? बोलती पता नहीं माँ, मैंने शाम तक तो पहनी थी, अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ गिर गई। तो उसकी माँ बोलती ढूंढ, यहीं कहीं मिल जाएगी। तो बोलती माँ सारी तरफ ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिल रही है, आपने देखी है क्या? तो उसकी माँ बोलती है नहीं, मैंने नहीं देखी है। तो अपनी माँ की बात सुनकर कशिश फिर से अपनी पायल ढूंढने लग जाती है। तभी एकदम से उसकी माँ जो है वो कशिश का हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है कशिश ये सब छोड़, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो कशिश पायल को ढूंढते ढूंढते कहती है हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? तो उसकी माँ बोलती है ऐसे नहीं, इधर आ तू मेरे साथ। तो ऐसा पकड़ के ना उसको बेड पे बिठाती है और उसको सामने बिठाकर उससे बोलती है मेरी बात सुन ध्यान से। तो कशिश जो है बिल्कुल सीधे बैठ जाती है। तो उसकी माँ बोलती है देख बेटा, मैंने ना तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, लड़की अच्छी है, घर भी अच्छा है, और उसके घर में ज़्यादा मेंबर भी नहीं है, सिर्फ उसकी माँ है। तो कशिश जैसी ये बात सुनती है कहती है माँ ये आप क्या बात कर रही हैं? तो बोलती है बेटा मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, मैंने उस लड़की की माँ से बात कर ली है, वो खुद ही मेरे पास आई थी। दरअसल उस लड़की की जो माँ है वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त की बेटी से तू शादी कर ले, लड़की बहुत अच्छी है सच में कशिश। तो कशिश जब ये बात सुनती हो कहती है माँ कैसी बातें कर रहे हो, अब जानते हो ना मुझे शादी नहीं करनी है। तो बोलती मुझे पता है बेटा तुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन बेटा अकेले भी तू कब तक रहेगी? तो बोलती माँ ओ हो नहीं आप मेरे लिए? तो बोलते बच्चा मैं हूँ तेरे लिए, लेकिन तू जानती है ना मैं सारी ज़िंदगी तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरी तबीयत का भी कुछ पता नहीं रहता है, ख़राब रहती है, इसीलिए चाहती हूँ कि इस दुनिया से जाने से पहले तेरा हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दूँ जो सारी ज़िंदगी तेरा हाथ थाम कर तेरा साथ चल सके, तेरा साथ निभा सके, तुझे प्यार कर सके। तो कशिश बोलती है माँ कैसी बातें कर रहे हो आप, और क्या हुआ है आपकी तबीयत को, इलाज चल रहा है ना आपका? और ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है जो हम आपका इलाज नहीं करा पाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? तो माँ बोलती है बेटा बीमारी का कुछ पता नहीं होता, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरा इलाज अब कितना भी हो ले बेटा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो कशिश बोलती है बस माँ बहुत हो गया, अब से कितनी बार कहा है कि ऐसी बेकार की बात अब मत किया करें मेरे सामने, और मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप पहले हो, बाकी मुझे नहीं चाहिए कोई पार्टनर, नहीं करनी है किसी से शादी, समझिए आप? तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, और उसको यूँ जाता देखकर जो उसकी अम्मी है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो कहती है कशिश बेटा तू क्यों नहीं समझती है। इधर जो कशिश है वो गुस्से में जाकर अपने टेरेस पर बैठ जाती है, वहाँ जब वो बैठी होती है तो उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है। तो कशिश जो है वो फ़ोन की स्क्रीन को देखती है तो जिस पे संजू नाम लिखा हुआ था, तो कशिश जो है वो कॉल कट कर देती है। तो दोबारा से संजू का कॉल आता है, कशिश दोबारा कॉल कट कर देती है, फिर तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, पाँचवीं बार आता है, छठवीं बार आता है, और ऐसे करके बार बार संजू के कॉल आते रहते हैं, पर कशिश जो है वो संजू का कॉल रिसीव नहीं करती, और फिर जो कॉल होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। काफ़ी देर बाद जो कशिश है वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। ये दोनों जो हैं वो अपनी अपनी माँओं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। कशिश भी अपनी माँ की बात से परेशान थी, दूसरी तरफ हिना भी। खैर रात गुजर जाती है और सुबह जो कशिश है वो अपने बिस्तर से उठकर जाती है बाहर देखती है कि उसकी माँ किचन में कुछ काम कर रही हैं, तो उनके पास जाती है, उनको पीछे से हक करती है, कहती है गुड मॉर्निंग माँ। तो ऐसा गुड मॉर्निंग करती है तो उसकी माँ जो है उसे कोई रिप्लाई नहीं करती, और फिर उसको थोड़ा सा पीछे करके कुछ और काम करने लग जाती है। तो कशिश अपनी माँ को देखती है, कहती है माँ क्या हुआ? तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती। तो कशिश फिर बोलती है माँ क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पर आंटी कुछ नहीं बोलती। तो कशिश बोलती है माँ मेरी बात सुनिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, बात क्यों नहीं कर रही हैं? तो जो आंटी है ना वो, पर आंटी इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो कशिश बोलती है अच्छा तो आप नाराज़ हो रही हैं मुझसे? हाँ, आपको क्या लगता है आपकी नाराज़गी से मैं पिघल जाऊंगी, मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी? आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी,
इस बात को आप याद रखिए। तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो किचन से भी गुस्से में चली जाती है और उसकी माँ जो है वो फिर से उसे जाते हुए देखती है। खैर कुछ घंटे बीतते हैं और कशिश के घर की डोरबेल जो है वो बजती है। तो जो घर का नौकर होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने खड़ी होती है एक लड़की। वो लड़की अंदर आती है और अंदर आकर वो कशिश की माँ को देखती है, कहती है हेलो आंटी। तो आंटी बोलती है अरे संजू बेटा आ गए आप? तो बोलती जी आंटी। कशिश कहाँ है? तो आंटी बोलती है अपने रूम में है, जाओ बात कर लो उससे। तो संजू बोलती है ठीक है मैं उससे बात करके आती हूँ। तो संजू जो है वो जाती है कशिश के पास, जहाँ पर कशिश अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी संजू बोलती है हाय। तो कशिश जैसे संजू को देखती कहती संजू तू कब भाई? तो बोलती बस अभी अभी। और क्या कर रही है? तो बोलती कुछ नहीं जैसा ऐसे ही। तो बोलते एक बात बता मैडम, रात से मैं इतने फ़ोन कर रही थी, मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं किया तूने? तो बोलती यार वो रात को बस मेरा मन नहीं था बात करने का इसलिए। तो बोलती है मन क्यों नहीं था? तो बोलती है बस ऐसे ही। तो बोलती है ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो बात है, पता क्या हुआ है? तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। तो बोलती है यार यार माँ यार हर बार का वो इनका वही रहता है, वो फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। तो संजू बोलती है अच्छा मतलब इस बार फिर से उन्होंने तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ ली? तो कश्यप बोलती है हाँ नहीं तो पता नहीं उनकी कोई दोस्त की बेटी है वो ढूंढ ली है, वो कह रही है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। यार ऐसे थोड़ी होता है, तू जानती है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, मुँह बुला के बैठी हुई है, बात नहीं कर रही है मुझसे। मैंने ही फैसला कर लिया ना करें मुझसे बात, पर मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, ये मेरा फैसला है। अगर वो ज़िद्दी है ना तो ज़िद में मैं उनसे 4 कदम आगे हूँ, अगर हूँ तो उन्हीं की बेटी ना। तो उसकी बात सुनकर जो संजू है वो कशिश की तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो उससे बोलती तू क्या स्माइल कर रही है? तो बोलती है बस यूँ ही। वैसे एक बात बोलूँ? तो कशिश बोलती क्या? तो संजू बोलती है कशिश तू ना अपनी माँ की बात मान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है, तुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। तो कशिश बोलती है क्या यार तू भी माँ की साइड लेने लग गई। तो संजू बोलती है मैं साइड नहीं ले रही हूँ, मैं जो सही बात है ना वो बोल रही हूँ। तो बोलती कुछ सही नहीं बोल रही है, तू बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बात कर रही है, तू अच्छे से जानती है ना माँ की तबीयत ख़राब रहती है, मैं शादी नहीं कर सकती, अगर मैंने शादी कर ली तो उनका ख्याल कौन रखेगा? पर उन्हें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, जिद पे अड़ी बैठी है। सही कहते हैं बुढ़ापे में इंसान ना जिद्दी और हडियल और क्या बोलते हैं उसको सटका हुआ हो जाता है, दिमाग सटक गया है माँ का। तो जब ऐसा बोलती है ना तो संजू बोलती है उनका दिमाग नहीं सटक गया है और तुझे सिर्फ उनकी जिद नज़र आ रही है, लेकिन उस जिद के पीछे जो प्यार है, जो तेरी फिक्र है वो नज़र नहीं आ रही। कशिश तू बहुत लकी है, तुझे ऐसी माँ मिली है जो तुझे इतना प्यार करती है, तेरी परवाह करती है, तेरी हर खुशी में खुश रहने की कोशिश करती है। माँ की कमी क्या होती है, माँ का प्यार ना मिलना क्या होता है, वो मुझसे पूछ, मैं जानती हूँ उस तकलीफ़ को। तू बहुत लकी है, तुझे ऐसी माँ मिली है। और तू क्या कह रही है कि वो अपनी ज़िद पूरी करना चाहती है? अगर उन्हें अपनी ज़िद पूरी करनी होती ना, अगर वो सेल्फिश होती तो वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करती जैसी तू है। तूने उन्हें बताया ना कि तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, उन्होंने इस बात को कितनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया और वो खुद तेरी शादी एक लड़की से करवाना चाहती हैं, जबकि उन्हें पता है कि जब वो शादी कराएंगी तो उन्हें समाज से कितनी ज़्यादा नफरत मिलेगी। ये बात वो जानती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बच्चे की खुशी देख रही हैं, तेरी खुशी देख रही हैं। वो हमारे इंडिया में ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं कशिश, ना जाने इतने कैसे लड़के हैं जिनकी सेम जेंडर की तरफ फीलिंग होने की वजह से उनके माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट तक नहीं कर पाते हैं। शादी कराना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं, हर रिश्ता ख़त्म कर देते हैं उनसे, उन्हें मरने के लिए सड़क पर तिल तिल छोड़ देते हैं। और उन सब में एक तेरी माँ है जो तुझे जैसी तू है वैसी एक्सेप्ट कर रही है, तेरी शादी खुद एक लड़की से करवा रही है सारी दुनिया के खिलाफ जाकर, और तू कह रही है कि वो अपने बारे में सोच रही है, अपनी जिद पूरी कर रही है। अरे क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने तेरी जिद पूरी करने के लिए? आज तक तूने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी मांगा, उन्होंने तुझे दिया, और बदले में वो तुझसे क्या चाहती है? क्या तू उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती? तुझे पता है ना तेरी शादी होगी तो वो कितनी ज़्यादा खुश होंगे। क्या तू अपनी माँ को एक खुशी तक नहीं दे सकती? कशिश तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी माँ के बारे में नहीं। तो कशिश जो है वो संजू की बातें जो है वो सुनती रहती है,
पर कुछ कहती नहीं और संजू को बस टक लगाए देखती रहती है। संजू अपनी बातें कह देती है और उसके बाद वो खड़ी होती है, कहती देख कशिश, मैं तुझे जितना समझा सकती थी ना मैंने तुझे समझा दिया, अब इतना समझने पे भी तुझे मेरी बात समझ ना आई हो तो फिर तुझे कोई नहीं समझा सकता। इसके आगे मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। खैर तू अभी फ़िलहाल मुझे पता है कि गुस्से में होगी, शायद मेरी बातें तुझे अभी समझ में ना आए, लेकिन एक बार गौर करके मेरी बातों को समझ लेना, इन पर थोड़ा सा सोच लेना और उसके बाद मुझे बताना कि तूने क्या फ़ैसला लिया है। तो ऐसा बोल के जो संजू है ना फिर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर कशिश जो है वो कुछ सोच में पड़ जाती है। आज की कहानी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये कहानी का पहला पार्ट था, तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया हो, आपको पसंद आया हो। और कहानी का पहला पार्ट था तो अभी कहानी को सिर्फ पहले पार्ट से जज करना शुरू मत कर देना, जैसा कि आप लोगों की आदत है। मैं कितना भी समझा लूँ आप एक ही चीज़ हर बार करते हो कि ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है। तो एक बार फिर से कहूँगी कि जब तक कहानी को समझ ना लो उसे जज करना शुरू मत करना। कमेंट में आके ये मत बोलना कि हमें पसंद नहीं आई, ठीक है। ये आप हर कहानी के साथ करते हो, आप शुरू में बोलते हो कि हमें पसंद नहीं आई, पुरानी वाली स्टोरी डालो, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे कहानी समझ आने लग जाती है ना, तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। और रही बात सफ़र की, तो सफ़र मैं कल डाल दूँगी, ठीक है। और जाने से पहले फिर से एक शायरी अपने किसी एक व्यूअर की, और आज हमें लिखने वाली हैं, इनका असली नाम तो मुझे पता नहीं है पर इनकी जो आईडी है वो अंकित निषाद के नाम से है। और उन्होंने लिखा है कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, मोहब्बत में कोई मजबूरी नहीं होती, अगर निभाने का जज्बा हो दोनों तरफ से तो हर रिश्ते की बात अधूरी नहीं होती। क्या बात है यार, क्या कमाल लिखा है। आप भी चाहें तो इसी तरह से हमें लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी लोगों की रह गई है उनको मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं उनको सभी लोगों के कमेंट जो मैं अच्छे से चेक करूँगी बैठ के, ठीक है। जिन जिन लोगों की रह गई है उन सबको मैं एक नोटबुक में नोट करके लिख के रख लूँगी और फिर मैं उनको सुना दूँगी, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ मैं आपसे सफ़र के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय।